प्रिय छात्रों एवं संस्कृत प्रेमियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। छात्रों, इससे पहले वाली वीडियो अपठित अवबोधनम भाग 1 के नाम से मैंने बनाई थी, तो उम्मीद करता हूं कि आपने देखी होगी। जिन बच्चों ने देखी है उन्हीं के लिए मैं ये दूसरी वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि आपने पहले देख ली है तो ये दूसरी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी, और यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपठित अवबोधनम, ये विशेष तौर से कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है जो CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं। वैसे जो कक्षा 7वीं और 8वीं में भी एक छोटा गद्यांश आता है अपठित, उन बच्चों को भी प्रश्न पत्र में उसे हल करना होता है, तो वो बच्चे भी यदि इसे देख ले तो उनको भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो छात्रों, मैंने पहले जो आपको गद्यांश दिया था उसी गद्यांश के प्रश्न उत्तरों को आज हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो पहला प्रश्न आता है वो आता है एक पदेन उत्तरत। इन प्रश्नों में आपके जो फाइनल पेपर हैं उनमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, 3 या 4 आप ये मान के चलिए। हालांकि इस जो उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया है उसमें केवल 2 प्रश्न ही दे रखे हैं, ये केवल आपको समझने के लिए है। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो 3 प्रश्न दिए तो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है कि केवल 2 प्रश्न कीजिए। ठीक है ना। ऐसे ही जो दूसरा प्रश्न होता है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, उसमें भी यदि 3 होते हैं तो 2 करवाए जाते हैं, यदि 2 होते हैं तो 1 करवाया जाता है। तो ब्रैकेट में आपको निर्देश दिए गए होते हैं। ठीक है ना। तो मैं पहले प्रश्न के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे एक पदेन उत्तरत, अब ये जो प्रश्न है इसमें मेघाः भुवनाय कीदृशं जलम प्रयच्छन्ति, तो इसका हमने एक पद में या एक शब्द में उत्तर देना है। इसका आएगा मधुरम, यानी कि मेघ यानी कि जो बादल है वो किस प्रकार का जल देते हैं, तो आएगा मधुरम, यानी कि मधुर जल देते हैं। तो केवल मधुरम ये एक शब्द ही इसका उत्तर बनेगा। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न है जलस्य वर्षणेन कानि उद्भवन्ति, यानी कि जल की वर्षा होने पर क्या पैदा होती है, तो आएगा इसका उत्तर सस्यानि, यानी कि फसलें। भाई जब पानी जब बरसता है, बादल बरसते हैं तो फसलों को काफ़ी फ़ायदा होता है और फसलें अच्छी बन जाती है। ठीक है ना। तो इतना सा ही उत्तर आएगा सस्यानि, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है मेघाः लोकानाम उपकारार्थम किम कुर्वन्ति, यानी कि जो बादल है, मेघ है, वो लोकानाम संसार की उपकारार्थम भलाई के लिए क्या करते हैं। तो यदि हम इसका हिंदी में आंसर देखना चाहें तो इसका ये बनेगा कि मेघ संसार की भलाई के लिए बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। ठीक है ना। तो इसी की हम संस्कृत बनाएंगे। जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो इनका सीधा सीधा उत्तर भी मिल जाएगा हमें, यानी कि मेघाः लोकानाम उपकारार्थम आकाशे भ्रमन्ति अमृतस्य च वृष्टिम कुर्वन्ति, यानी कि मेघ संसार की भलाई के लिए आकाश में घूमते हैं और आकाश में घूमते घूमते बारिश करते हैं। दूसरा प्रश्न है संतः किम कुर्वन्ति, संत क्या करते हैं। संतः स्वार्थम त्यजन्ति परमार्थम च भजन्ति, यानी कि संत लोग स्वार्थ का त्याग कर देते हैं और परमार्थ को अपना लेते हैं, यानी कि दूसरों की भलाई को परमार्थ कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शीर्षक, यानी कि जो गद्यांश आपको दिया गया है उसका आपको एक नाम देना होता है। इसमें अधिकांश बच्चे ये गलती करते हैं कि नाम के रूप में पूरा
वो गद्यांश में से एक लाइन को उठाया और एज इट इज़ उसको नकल मार के लिख दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको गद्यांश को अच्छी प्रकार से पढ़ना है और वो गद्यांश जिसके बारे में हो, जिसके बारे में उस गद्यांश में बताया गया हो, उससे संबंधित कोई एक नाम आपको उसका रख देना है। जैसे ये जो वर्तमान गद्यांश है, इसमें मेघों की परोपकार वाली भावना के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है, तो आप इसका शीर्षक लिख सकते हो परोपकारस्य महत्वम, यानी कि परोपकार का महत्व। इसका ये भी हो सकता है परोपकाराय सताम विभूति है, यानी कि परोपकार सज्जन लोगों का आभूषण है। या अथवा किमपि अन्यत उचितम शीर्षकम, इसमें आप सभी बच्चों का अलग अलग उत्तर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर ही आएगा इसमें। तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का एक जैसा उत्तर हो, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन आपको ये जो अवधारणा है शीर्षक की, ये बिल्कुल माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि शीर्षक हमेशा छोटा होता है एक पद में या एक शब्द में, ठीक है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। शीर्षक का उत्तर कभी भी आपको लंबे सेंटेंस के रूप में नहीं लिखना है, लंबे वाक्य के रूप में नहीं लिखना है, ठीक है ना। जो चौथा प्रश्न है वह प्रश्न, उसमें 4 प्रश्न होते हैं मुख्य रूप से। किसी में विशेषण पूछा जाता है, किसी में विशेष्य, किसी में कर्तृपद, किसी में क्रियापद, किसी में पर्याय पदम, किसी में विलोम पदम, ठीक है ना। तो जैसे वर्तमान जो उदाहरण है इसमें पूछा हुआ है सस्यानि इति पदस्य विशेषण पदम किम अस्ति, यानी कि सस्यानि यह पद जो है इसका विशेषण क्या है। सस्यानि विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम की। तो इसमें आएगा, आप जैसे इसमें गद्यांश में देखोगे तो सस्यानि विविधानि सस्यानि, है ना, तो इसका आएगा विविधानि, ये आएगा इसका विशेषण, यानी कि जो फसलें हैं कैसी है, विविध प्रकार की। दूसरा है क्षारम इति पदस्य विलोम पदम चीत्वा लिखत, क्षारम इस पद का विलोम पद छांट कर लिखिए, यानी कि आपको गद्यांश को पढ़ना है और जो क्षारम का है उल्टा शब्द क्या बनेगा, वो गद्यांश में क्या आया है वो आपको लिखना है। तो क्षारम का मतलब होता है तीखा कड़वा, तो इसका आएगा मधुरम मीठा। वहंती क्रियापद से कर्तृपदम चीत्वा लिखत, वहंती ये एक क्रियापद है, इसका कर्तृपद यानी कि जिसके माध्यम से ये क्रिया संपन्न हुई है उस कर्तृपद को आपको छांट कर लिखना है। तो वहंती का मतलब होता है बहना, बहने का काम कौन करती है, नद्य है, नदियाँ, यानी कि नदियाँ बहने का काम करती है। तो नद्य है शब्द जो है वो हो गया आपका कर्तृपद और वहंती हो गया क्रियापद। तो क्रियापद तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उठना बैठना खाना पीना हंसना बोलना रोना सोना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्रियापद बोलते हैं और जो कर्ता होता है उसे हम बोलते हैं कर्तृपद, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये केवल उदाहरण के लिए आपको दिया है, ठीक है ना। और जैसे पहले एक पदेन उत्तरत वाले में केवल 2 ही उदाहरण है इसमें, और चौथा जो प्रश्न है उसमें 3 उदाहरण है। लेकिन आमतौर पर जो चौथा प्रश्न आता है उसमें 4 आते हैं और वो थोड़ा बहुत मतलब 19-20 इन प्रश्नों में संख्याओं में अंतर आ जाता है कभी कभी। ये तो केवल जो गद्यांश मैंने लिया है आपको समझाने के लिए लिया है, प्रश्न आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों ने इनको ध्यान से समझना है और इनको कॉपी में भी करना है, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसको अच्छी प्रकार से समझा होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो छात्रों, अगली वीडियो में मैं पत्र लेखनम के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।